हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 ज्योग्राफी हमारी दुनिया और इसका चैप्टर 7वां है भारत के पड़ोसी देश, नेबोरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये हमें अध्याय 5 खंडों में पढ़ना है, यानी 5 विभिन्न देशों के बारे में अध्ययन करना है। पहला है नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो इनके बारे में अध्ययन करना है। पहले नंबर पे है नेपाल। तो आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप नज़र डालते हैं तो सिक्किम है। ठीक है, पूर्व में सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, तो ऑप्शन में सिक्किम दिया गया है। सिक्किम राज्य से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। महाभारत लेक क्या है, ये बताना है हमें। तो ये नेपाल की मध्य पहाड़ी प्रदेश जिसमें महालेक, ठीक है, महाभारत लेक शामिल है। देखिए यहाँ पे महाभारत श्रेणी, ये क्या है, ये पर्वत श्रेणी। तो नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए तीसरा, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा, भी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हल करना है, इसे संख्या 3 है। तो क्या है पहला सवाल, नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम और ऊंचाई बताना है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है, वो हमें बताना है। तो ये रहा, देखिए नेपाल का सबसे ऊंचा शिखर, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, माउंट एवरेस्ट है। इसे नेपाल में स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से कहते हैं, ये नाम हो गया। और ये इसकी ऊंचाई होगी 8,848 से लिखना है। देखिए, नेपाल की सर्वोच्च शिखर का नाम एवरेस्ट या सागर माथा है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, किलोमीटर में। इसके बाद अगला सवाल, नेपाल के 3 प्रमुख नदियों के नाम हमें लिखना है। देखिए, नेपाल की कौन सी नदियां हैं, कोसी, गंडक और घाघरा नदी। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नेपाल की 3 प्रमुख नदियां कोसी, गंडक तथा घाघरा नदी है। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, नेपाल के पड़ोसी देश हमें बताना है और सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम लिखना है। तो नेपाल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये एक हो गया चाइना और दूसरा है भारत। ठीक है, तो आइए इसका आंसर पे आप नज़र डालेंगे। नेपाल के उत्तर में क्या है, तिब्बत यानी चाइना है, और ये तीनों क्षेत्रों से भारत से घिरा हुआ, यानी भारत के राज्य आते हैं। ठीक है, 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, नेपाल के पड़ोसी देशों में उत्तर में तिब्बत यानी चाइना है, दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत स्थित है। नेपाल के पूर्व में सिक्किम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तराखंड और दक्षिण में बिहार और यूपी है, और उत्तर में तो चाइना है। समझ में आ गया, ये आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, पहला, नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण दीजिए। नेपाल में रुपया पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, खनन उद्योग एवं अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से इसका आंसर करेंगे। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है। औद्योगिक मतलब ये औद्योगिक जो है ये अर्थव्यवस्था से शामिल हो जाएंगे, संबंध होगा इसका। यानी बड़े उद्योग स्थापित करने वाले कारकों का अभाव है, यहाँ पे बड़े उद्योग नहीं हैं। यहाँ कृषि एवं वन उद्योग का विकास किया जा रहा है, अभी नहीं है। यहाँ क्या कौन सा, यहाँ सिर्फ पर्यटन उद्योग से, यहाँ पर्यटन सबसे ज़्यादा, ये यानी पर्यटन उद्योग तेज़ी से विकास हो रहा है। तो ये लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, इसका आंसर समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, नेपाल की जलवायु, मिट्टी और जल प्रवाह का वर्णन हमें करना है। आप नज़र डालिए, नेपाल की जलवायु, जल प्रवाह और ये हो गई मृदा, यानी ये तीनों के बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, काफ़ी अच्छे से इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है। कैसी है नेपाल की जलवायु, शीत प्रधान है। यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों पर प्रभावित है। ठीक है, यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों से प्रभावित है। दक्षिण में तराई वाले भागों को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है। बस इतना काफ़ी है जलवायु के बारे में। अब इसके बाद मिट्टी के बारे में हमें बताना है। नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटराइट तथा मध्य पर्वतीय प्रदेश में भूरी पांडजोल मिट्टी पाई जाती है। समझ में आ गया। अब इसके बाद जल प्रवाह में देखते हैं। नेपाल के पूर्व में पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र है। कौन सी, कोसी, गंडक तथा घाघरा नदी। तो ये तीनों सम्मिलित हो गए और इसका आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उद्योग के प्रभाव का हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर देखिए हम फिर यहाँ से करेंगे। उद्योग की दृष्टि से नेपाल पिछड़ा हुआ है, कौन कौन से उद्योग हैं ये पूरा लिखते हुए, ठीक है, थोड़े से आपको ये भी बढ़ा लेना है। नेपाल का व्यापार खनन उद्योग में वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश
व्यापार और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। मुक्तमा से सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ तथा जड़ी बूटी का निर्यात किया जाता है, यानी बेचा जाता है। तो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले खंड की। तो इसके बाद अगला जो चैप्टर है वह भूटान, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए पहला है ऑब्जेक्टिव, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो हम लोग सभी जानते हैं थिम्पू राजधानी है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है, कितनी है? तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, भूटान हिमालय से ग्रेट हिमालय कहा जाता है, इसकी ऊंचाई है 7574 मीटर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, आपको ये रखना है 7574 मीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ले लेना है। तीसरा है, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो वार्षिक वर्षा देखिए कितनी है, 250 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। इसके बाद अगला सवाल, भूटान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? तो इसका देखिए कितना है, यहाँ कुल क्षेत्रफल में 68% भाग पर वन पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये भी गलत है। तो आपको यहाँ पे बना लेना है 68%। पाँचवा है, भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो भूटान की साक्षरता दर है 42%, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पहला है, भूटान के धरातल का विवरण हमें देना है। भूटान की कितनी धरातलीय विस्तार है वो हमें बताना है। तो देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करना है। भूटान का क्षेत्रफल 46,500 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको ये पूरा लिख लेना है, ठीक है। भूटान के दक्षिण किनारों से 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है, जिसे द्वार कहते हैं, यानी स्थलाकृति ये विस्तार हो गया धरातलीय। समझ में आ गया। तो कैसे आपको करना है, इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, भूटान की आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में वर्णन करें, जिससे भूटान में रुपया पैसा वहाँ के लोग कमाते हैं, आर्थिक संसाधन जीवन यापन करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए उद्योग धंधे, औद्योगिक दृष्टि से भूटान बहुत पिछड़ा देश है, ठीक है। विषम धरातल, कठोर जलवायु और परिवहन के संसाधनों की कमी के कारण यहाँ संसाधनों में विकास में भारी कठिनाई है। लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास यहाँ हुआ है। यहाँ प्लाईवुड, पैकिंग, डिस्टिलकरण, रेजिन और तारपीन तेलों का उद्योग स्थापित है। यहाँ पर्यटन उद्योग का विकास तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसके आर्थिक संसाधन का विवरण। समझ में आ गया, ये पूरा हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, भूटान का संक्षिप्त परिचय देना है, भूटान के बारे में हमें बताना है संक्षिप्त रूप से। तो परिचय की बात करें तो हम इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है और यह एक पर्वतीय देश है जो पूर्वी हिमालय के मध्य अवस्थित है। ये इसकी स्थिति हो गई, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कहाँ है, और ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और भारत के कौन कौन से राज्य भूटान से संपर्क में है, ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक कर लेना है। अगला सवाल देखिए दूसरा, भूटान की जलवायु विशेषताओं का हमें व्याख्या करना है कि भूटान की जलवायु कैसी है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए कि जलवायु पर्वतीय मानसूनी है, यहाँ तापमान पर ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा सवाल, भूटान की कृषि विशेषताएँ, कृषि संसाधन कैसे हैं, कितनी उपजाऊ है, कितनी नहीं है। औद्योगिक विकास का वर्णन करना है, दोनों का हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कृषि विशेषताएं, कृषि संसाधन। तो आपको कृषि लिख के डैश देना है। यहाँ की 10% से भी कम भूमि कृषि कार्य में की जाती है, क्योंकि ये सारे पहाड़ों में लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं। अब इसके बाद औद्योगिक के बारे में भी हमें बताना है, तो आपको थोड़े से ये लिख लेना है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद अगला अध्याय 6 नंबर है बांग्लादेश। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था, इसका पहले नाम क्या रखा गया था। तो भारत विभाजन के समय उसका नाम रखा गया था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही एक अंग था, ठीक है। तो क्या होगा इसका, इसका होगा पूर्वी पाकिस्तान। इसके बाद दूसरा, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत की सीमा सटी हुई है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तीसरा है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ, तो 17 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली, यानी स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा, बांग्लादेश एशिया महादेश के किस भाग में है।
तो ये एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में पड़ता है, तो ये हमें रखना है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी भाग में। इसके बाद देखिए पांचवा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, ढाका नगर की स्थिति, यानी ये बांग्लादेश का एक नगर है ढाका, इसकी हमें स्थिति बताना है और महत्व पर प्रकाश हमें डालना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यह नदियों संगम पर बसा है, यानी इसकी स्थिति हो गई कहाँ बसा है, नदियों के संगम पर बसा है, जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे बसा है। एक उद्योग प्रधान केंद्र है, जहाँ सबसे बड़ा नगर है कौन सा, ढाका, ये आंतरिक नदियों का बंदरगाह भी है, तो इसका आंसर हो गया है। इसके बाद दूसरा, बांग्लादेश के धरातल का विवरण हमें देना है, ठीक है, इसका धरातलीय विस्तार कितना से कितना तक है वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल जो 1,48,393 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इसकी स्थिति है ग्लोब पर, ये हमें नहीं लिखना है, पहले ये लाइन आपको लिखना है, इतना कुल क्षेत्रफल है, और वो लिखने के बाद फिर से आपको ये प्रारंभ करना है, ठीक है, और ये आपको कम से कम यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, बांग्लादेश के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में वर्णन करें। बांग्लादेश के जो निवासी हैं रुपया पैसा कैसे कमाते हैं, जीवन यापन वो कैसे करते हैं, कौन से उनके आर्थिक संसाधन हैं, किस पे वो निर्भर रहते हैं, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं कि बांग्लादेश की जो अर्थतंत्र है वो मुख्य रूप से कृषि पर ही टिकी है, यानी देश की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, और सबसे ज़्यादा जीडीपी का योगदान कृषि से ही होता है, ठीक है, और उद्योग धंधे जो है वो निर्धारित यानी नाम मात्र के हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी संक्षेप में, तो आपको ऐसे लिखना है, देखिए बांग्लादेश की आर्थिक संसाधन कृषि पर निर्भर है, और यहाँ की जो देश की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, बांग्लादेश की खनिज संसाधन में पीछे है। बस हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, बांग्लादेश का भौगोलिक वर्णन हमें विस्तार से करना है, यानी इसकी स्थिति कहाँ है ग्लोब पर, ठीक है, कितना क्षेत्र विस्तार है वो पूरा हमें बताना है, वर्णन करना है। तो देखिए हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे, देखिए आपको यहाँ से करना है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85 डिग्री पूर्व देशांतर से 93 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है, ये हो गया इसकी भौगोलिक स्थिति। अब थोड़े से आपको ये यहाँ तक बढ़ा लेना है। देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कौन? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की जनसंख्या इतना है, तो ये हो गया कुछ। और इसके बाद थोड़े से आपको ये लाइन लिख लेना है। बांग्लादेश की समुद्र तल से ऊंचाई 25 मीटर से भी कम है, ठीक है, बस इसका आंसर हो गया आपका। इसके बाद देखिए दूसरा, बांग्लादेश के कृषि का आर्थिक महत्व बताते हुए प्रमुख व्यापारिक फसलों का वर्णन करना है। तो बांग्लादेश की जो आर्थिक महत्व है वो लोग कृषि पर ही डिपेंड है, 80% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य ही संलग्न है, ठीक है। तो क्या महत्व है और कुछ व्यापारिक फसल का नाम हमें बताना है। तो देखिए काफ़ी आसान है, हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। बांग्लादेश अर्थतंत्र कृषि पर टिका है, 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, और जीडीपी कृषि से ही प्राप्त होता है। और देखिए इसमें फसल भी आ जाएगा, फसल में को हम देखिए चावल आ गया, जूट हो गया, गेहूँ, ठीक है, 10% सब्जी फल नकदी फसल बोई जाती है। तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, ये सभी हो गया इसमें। तो इस तरीके तो इसके बाद अगला अध्याय है द नंबर श्रीलंका। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका की आकृति कैसी है। तो ये रहा श्रीलंका, तो इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति अंडाकार है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, पिदुर ताल गला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है। तो ये क्या है ये, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, सबसे ऊंची चोटी पिदुर ताल गला जो है ये क्या है, एक चोटी है, ठीक है, ये शिखर है, इधर चोटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। तीसरा, श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो इस देश की राजधानी कोलंबो है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत से श्रीलंका अलग होता है,
तो कैसे अलग होता है? ये पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखते हैं 1948 में आज़ादी प्राप्त हुई और 1956 में लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो इसका क्या होगा? आपको यहाँ पे इसका होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी 1956 में। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला है श्रीलंका की जलवायु किस प्रकार की है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। श्रीलंका की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, यहाँ पे साल भर गर्मी पड़ती है और वर्षा में ये वर्षा भी होती है और वर्षा भी होती रहती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है पूर्व की मोदी श्रीलंका को क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए हम यहाँ से करेंगे, काफ़ी आसान है। यहाँ खनिजों के नाम पर ग्रेफाइट, मोनाजाइट, अभ्रक और लोह यस्क मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समुद्र से मोती निकालना जाता है, तो इस व्यवसाय के प्रचलन होने के कारण पूर्व का मोती कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगला सवाल तीसरा, श्रीलंका में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ वनों में रबड़, सिनकोना, गटाफचा और चेरू की लकड़ियाँ मिलती है। ठीक है, करीब 30% भूमि वन पाए जाते हैं। तो ये पूरा आपको लिखना है, यानी विषुवतीय वनस्पति पाई जाती है कुल मिलाकर देखा जाए तो। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सवाल, श्रीलंका की जलवायु का हमें वर्णन करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा लिख लेना है। इसकी जलवायु जो है श्रीलंका की मानसूनी है, विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होती रहती है। ये विषुवत रेखा के नीचे है और भारत के कहाँ है? ये दक्षिणी छोर पे है। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया। इसके बाद दूसरा, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर हमें टिप्पणी लिखना है, बारे में बताना है। देखिए आपको यहाँ से करना है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक खनन, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, मत्स्य व्यवसाय पर आधारित है। ठीक है, तो ये पूरा लिखते यहाँ तक आपको करना है और पुनः आपको थोड़े से यहाँ से कर लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। और इस तरीके से हम इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर है वो है पाकिस्तान या नंबर। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये कराची शहर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, खेल का सामान बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध है, कौन सी जगह है वो बताना है। तो ये रहा, खेल सामान बनाने के लिए स्थालकोट प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी जो है सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तो सुलेमान की ऊंचाई जो है 3370 मीटर है। तो ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा हमारा। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, पाकिस्तान को सिंधु नदी का देन क्यों कहा जा गया है? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए पाकिस्तान को सिंधु नदी का देन कहा जाता है क्योंकि अगर इस सिंधु नदी को पाकिस्तान से हटा दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान ठीक है पत्थरों और रेगिस्तान के ढेर में बदल जाएगा, इसलिए सिंधु नदी को पाकिस्तान की देन कहा गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए पहला, पाकिस्तान की जलवायु विशेषता हमें व्याख्या करना है। तो ये आपको यहाँ से लिखना है, जलवायु मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है, कहा कि पाकिस्तान की। देखिए वर्षा का भी हमें स्थिति बताना है, तो ये पूरा हो जाएगा, सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। इस सेशन का आखिरी सवाल, पाकिस्तान में खनन ठीक है और उद्योग के विकास का वर्णन करना है। तो यहाँ से खनन के पदार्थों की दृष्टि से पाकिस्तान एक गरीब देश है, तो ये पूरा देखिए। और थोड़े से उद्योग में आपको लिखना है ठीक, इसमें सभी उद्योग आ जाएंगे कौन जो उस पाकिस्तान में होते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।